हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपका चैनल एसएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली बेस में आपकी बनने वाली वीडियो डेली का जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम से आपको डेली 8 बजे मिलेंगी लाइव। तो आप डेली 8 बजे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस आपकी टेस्ट सीरीज में जो चौथा पार्ट है, पार्ट 4, जो हमने बताया आपको कि ये केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट बना रहे हैं अभी, और ऑब्जेक्टिव पार्ट के बाद फिर अनसॉल्व और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। तो सबसे पहले अभी हमने 20 क्वेश्चन को फोड़ने का पूरी जिम्मेदारी ले रखी है कि जो यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे फोड़े जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा बच्चों। इसलिए 20 को फोड़ना है तो चलते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन के अनुसार दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है बच्चों दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है बता सकते हैं आप? गोलीय बेलनाकार लेंस नहीं, गोलीय बेलनाकार लेंस नहीं करते बच्चों। इसका रीजन मालूम है? चलो बताते हैं रीजन। क्योंकि बेलनाकार लेंस जरा दूर, गोलीय बेलनाकार लेंस नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है आपका उत्तल लेंस। जी हाँ, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस की सहायता से ही इसका निवारण किया जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा बच्चों। आप देख सकते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। यानी प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से निकलती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, और अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या आपके ऑप्शन में वर्ण विक्षेपण है? आपको इस तरह पता होना चाहिए कि आप ऑप्शन देखते ही, ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन देखते ही प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है तो आप देख के ही बता सकते हो कि वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। कौन सी? वर्ण विक्षेपण, यानी रंगों का विक्षेपण। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप जान सकते हैं प्रकाश के, यह हो चुका है। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? क्या आपको पता है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? चलिए मैं बताता हूं। बिब गियोर के अनुसार BIVGYOR, यानी तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है बच्चों। कौन से रंग की होती है? बैगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है लाल रंग की होती है। और इसी के बीच बने अन्य रंग इंडिको यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज नारंगी। ये दृश्य 7 रंग है। यदि इसमें बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपकी रेड रंग की है, यानी लाल रंग की है। कौन से रंग की है बच्चों? लाल रंग की। तो इसके अनुसार आप जान सकते हैं कि ये बाकी के रंग है जो है, बाकी के रंग जो है वो इनकी तरंग दैर्घ्य इनके बीच में रहती है।
बैंगनी रंग से अपेक्षा जामुनी रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। जामुनी से अधिक नीले की, नीले से अधिक हरे की, और हरे से अधिक पीले की, और पीले से अधिक नारंगी की, और नारंगी से ऊपर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है आपके इसी सामने कि यदि ये 3 रंग दिए जाएं और पूछा जाए कि इन तीनों में से किसकी तरंग दैर्घ्य कम है, तो नीला आएगा, और किसकी अधिक है तो पीला आएगा, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लगाई गई हैं कि इसकी तरंग दैर्घ्य कम है और इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक। यस, आपको आंसर मिल चुका है। बैंगनी रंग इज राइट आंसर है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो इन चारों ऑप्शन में से केवल बैंगनी रंग इज आपका सही और सटीक आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। कमेंट करके दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अच्छा, आकाश का रंग नीला ही क्यों प्रतीत होता है, यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है, जिसके कारण वह अधिक विचलित होता है, और जो अधिक विचलित होता है इसलिए वो फैल जाता है, और अधिक फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के कारण वो आकाश नीला दिखाई देने लगता है। जब आकाश से नीली किरणें फैलकर यानी प्रकीर्णन के साथ हमारी आंखों पर पड़ती हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी। इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कमेंट करके दीजिए जल्द से जल्द आंसर। आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार का मतलब क्या होता है, यानी आंख किस प्रकार कार्य करती है। क्या आंख अवतल दर्पण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दर्पण में प्रकाश पार होता ही नहीं है। उत्तल लेंस की तरह समतल दर्पण, देखो दोनों दर्पण काट दो और इनमें से कोई नहीं, कौन सा रह गया बेटा? उत्तल लेंस। दर्पण लेंस दर्पण होता ही नहीं है। मानव नेत्र में मानव नेत्र को अभिनेत्र भी बोलते हैं, और उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, क्योंकि कल आपने पढ़ा था जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, इसीलिए मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक, उल्टे और वस्तु से छोटा बनता है। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर 100 रुपए के लिए, मगर कमेंट तुरंत आना चाहिए, लेट आएगा तो नहीं माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बताइए भाई, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? क्या आपने प्रिज्म का आकार देखा? क्या प्रिज्म का आकार देखा है? तो प्रिज्म का आकार कितनी सतहों से घिरा होता है? बताइए बच्चों, जल्द से जल्द बताइए, प्रिज्म का आकार कितनी सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म का आकार ओनली 5 सतहों से घिरा होता है। कितनी सतहों से? 5 सतहों से, क्योंकि 5 सतह जानते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यही हमारा प्रिज्म है, और प्रिज्म के आकार में एक होगा सामने, एक इधर, और एक इधर हो गया, दोनों साइडें हो गई, और नीचे का 20 आधार हो गया। यानी त्रिभुज की सतह 5 सतहों से घिरा होता है, और 5 आंसर आपका राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में आ चुका है, और आप इसे जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। कमेंट करके हमें आंसर दीजिए। क्या आपको आंसर आ रहे होंगे? जब आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से प्रश्न आ रहे होंगे, और इसी प्रश्नों को
रिवाइज करने के लिए रिवीजन के तौर पर हम आपको करा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज, जिसमें देखते हैं किसमें है कितना दम। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी आपने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ा होगा बच्चों, जब उसमें कारण में चित्र बनता है वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और रेटिना के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब बनता है तो उसके अंदर दोष होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों। क्या दूर दृष्टि दोष ऑप्शन में है? देखो भाई देखो, है या नहीं है तो लगा दो आंसर। यस बिल्कुल, यस। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे, हम आपके लिए इतनी रात को मेहनत करके खड़े हैं। हमारे एसएस एकेडमी को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। यस, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे निलंबन को कहा जाता है। मालूम है छोटे छोटे निलंबित कण को क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? पुंज नहीं कह सकते। पुंज का मतलब क्या होता है मालूम है? पुंज का मतलब होता है बच्चों किरणों के समूह को बोलते हैं, और किरणों का समूह नहीं होता, प्रकाश नहीं। 3 ऑप्शन खत्म हो गए। कौन सा बचा? कोलाइड। निलंबन को कोलाइड कहा जाता है बच्चों। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक यानी पूरे नेत्र का जो गोला होता है उसका व्यास अप्रोक्स यानी लगभग कितना होता है? क्या आप जानते हैं कितना होता है बच्चों? इस नेत्र गोलक का व्यास जो है इस ऑप्शन में थोड़ा अचूक हुआ है, यानी इस ऑप्शन में थोड़ा डाउट में है, क्योंकि नेत्र गोलक का व्यास जो अप्रोक्स में होता है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है। मगर हम ये कह भी सकते हैं बच्चों कि 2.5 सेंटीमीटर के आसपास यदि आ रहा है, 2.4 भी आता है और बाकी के ऑप्शन नहीं है तो आप 2.4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि गोले का व्यास अप्रोक्स में होता है। अप्रोक्स का मतलब होता है किसी की आंख छोटी है तो वो 2.3 से लेकर 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक इसके नेत्र के गोलक का व्यास होता है। मगर अधिकतर किताबों के अनुसार 2.5 सेंटीमीटर दिया है, मगर हमने इसका अधिक जानकारी लेने पर पता चला है कि इसका गोलक का व्यास 2.3 से 2.5 तक होता है। इसीलिए आप ऑप्शन देख के ही लगाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर डबल ऑप्शन है। डबल ऑप्शन को हम टिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें केवल एक ही ऑप्शन चुनना होगा, यानी ऑप्शन सटीक 2.5 सेंटीमीटर होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? समझ लेना, विद्युत सिग्नल। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे विद्युत कहाँ से आ गई? ऐसा मत करना कि तारों को देखने लगो विद्युत आ जाएगी। नहीं, ये विद्युत का मतलब होता है जिस तरह हम विद्युत के द्वारा सिग्नल पहुंचाते हैं, उसी प्रकार दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना से सिग्नल लेकर मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। किसको पहुंचाती हैं? मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। अच्छा, मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। मगर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? ध्यान देना। यस बिल्कुल यही था, नेत्र गोलक का व्यास। इसके आगे 35। यस, थोड़ा इश्यू हो जाता है स्क्रीन में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत सिग्नल के लिए हमने आपको बताया था दृष्टि तंत्रिकाएं या प्रकाश सुग्राही जो होती हैं वो रेटिना को भेद कर या रेटिना से भेद कर ये मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इस प्रकाश सुग्राही। कौन सा होगा? प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही है, बिल्कुल प्रकाश सुग्राही है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? भाई किसने क्या सिग्नल दिया है वो कौन व्याख्या करेगा, कहाँ व्याख्या होगी? वो मस्तिष्क के अंदर होगी। कि कैसी व्याख्या? आंखों ने कौन सा कलर देखा है, आंखों ने कितना बड़े साइज का आकार वस्तु देखी है, ये सब, कौन सी वस्तु सीधी है, कौन सी वस्तु उल्टी है, कि कौन सी वस्तु टेढ़ी है, ये सब का सिग्नल जो है वो रेटिना से भेद कर प्रकाश सुग्राही कहाँ ले जाती हैं? ये ले जाती है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उसका व्याख्या करता है अच्छे से कि इसका ये कलर है। रेटिना को देखता कौन है? नेत्र, और व्याख्यान कौन करता है? मस्तिष्क। ओके बच्चों, हाँ मस्तिष्क इसकी व्याख्या करता है। बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। बच्चों ध्यान देना, वो ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट मस्तिष्क में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं, ये रिपीट हो चुका है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, पुतली के साइज, पुतली जानते हो, जो आंख के अंदर काली काली जो बिंदु सी दिखती है, आंख के अंदर काली काली जो बिंदु सी दिखती है, वो परितारका या आरएस के द्वारा नियंत्रित होती है। क्योंकि परितारका दबता है तो पुतली दबेगी, और परितारका फैलता है तो पुतली फैलेगी। समझ में आया? यानी किस पर? परितारका पर। यानी परितारका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? क्या आप बता सकते हैं आंख की पुतली? हाँ, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक तंत्रिका की भांति। दृक तंत्रिका मतलब दृष्टि तंत्रिका की भांति? नो, पुतली की भांति। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ये तो पूछ ही रहा है। पुतली की भांति क्या? पुतली की भांति तो पुतली कार्य करेगी। परितारका की भांति, क्योंकि परितारका क्या करती है? परितारका एक आयरस है, उसका दूसरा नाम आयरस होता है, जो पुतली को सिकुड़ता और फैलाता है। मगर जो पुतली है वो परिवर्तित द्वारक की भांति होती है। कैसी द्वारक होती है? पुतली अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पुतली अधिक प्रकाश और कम प्रकाश दोनों में वो कार्य करती है, इसलिए इसे परिवर्ती द्वारक कहते हैं। क्योंकि ये तुरंत परिवर्तन के साथ ही अपनी स्थिति को बदल लेती है, जिससे प्रतिबिंब आसानी से प्रतिबिंब को देखा जा सके। ओके बच्चों, इसी साथ आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, तो बताइए बच्चों, जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द कमेंट करिए बच्चों। हाँ, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कौन सी होती है? कॉर्निया जानते हो? कॉर्निया जो हमारे आंखों के बाहर जो बिल्कुल एक पतली फिल्म होती है, जो पूरे गिलास की तरह या पतली पन्नी की तरह होती है, उसके पीछे जो होता है वो आइरस होता है, और आइरस का दूसरा नाम होता है परितारका। क्या होता है बच्चों? परितारका। क्या पुतली? नो, कॉर्निया के पीछे पुतली का कोई काम नहीं। नेत्रपटल? नो। रेटिना बहुत दूर होता है। परितारका, बिल्कुल हमने अभी बताया था आपको कि कॉर्निया के पीछे परितारका होता है, जिसका दूसरा नाम आइरस। ओके बच्चों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन की ओर है, और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, बताओ भाई। हाँ, निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? भाई निकट दृष्टि दोष तभी होता है जब उसका प्रतिबिंब
रेटिना से पहले बनने लगे। कैसा बनने लगे बच्चों? रेटिना से पहले। और रेटिना से पहले तभी बनेगा जब उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी या उसकी वक्रता बढ़ जाएगी। यदि वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो हमारे क्या है, मेन रीजन है वक्रता का बढ़ जाना। और वक्रता बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। तो बताओ भाई किसका कारण है? निकट दृष्टि दोष का मेन जो कारण होता है वो होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। और दूरदृष्टि दोष में जस्ट विपरीत होता है कि घट जाना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? किस लेंस का व्यवहार करते हैं बताओ भाई। किसे दूर कर रहे हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट आ जाए शेर तो अब क्या करें? कुछ मत करो, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगा दो। कौन सा लेंस? अवतल लेंस बच्चों। अवतल लेंस दिख रहा है कहीं? बिल्कुल यही है ऑप्शन बी। सब भूल जाओ, अवतल लेंस। निकट दृष्टि, निकट है शेर तो अब क्या करें? अब से बना अवतल। यस, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? नंबर 1 परितारका, नंबर 1 पच्छामी पेशियां, नंबर 3 पुतली, नंबर 4 लेंस। बच्चों आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली इज राइट आंसर है आपका। पुतली जो आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। किसे करती है? नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो सबसे पहले प्रकाश किससे होकर निकलता है? और सबसे पहले निकलता है हमारी आंख का सबसे ऊपर का भाग, जो चमकीला भाग होता है वो होता है कॉर्निया। तो सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से अंदर जाता है और कॉर्निया से जब अंदर जाता है तो सबसे ज्यादा प्रकाश, अधिकांश भाग प्रकाश का कॉर्निया के द्वारा अंदर पहुंचता है। तो बता सकते हैं बच्चों ऑप्शन है क्या? यस बिल्कुल ऑप्शन है, मगर ऑप्शन घुमा के आंसर दे दिया है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। बिल्कुल कॉर्निया बाहरी पृष्ठ पे तो होता ही है भाई। कॉर्निया ये है, टच करके दिखाऊंगा, अपनी चेक कर सकते हो, शीशे में देखकर है चेक कर लेना। जो सबसे ऊपर का चमकीला भाग होता है वो आपकी कॉर्निया होती है बच्चों, और कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही सबसे पहले प्रकाश अंदर आता है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से यानी किसकी कमजोरी से? तो शिथिलता किसकी होगी? शिथिलता होगी, बताओ बच्चों, कमेंट करके आंसर दो, कमेंट करके आंसर दीजिए। बिल्कुल आंसर कमेंट करके दीजिए, आंसर कमेंट करके दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी। कौन सा है बेटा? ऑप्शन बी परितारका। यानी परितारका की शिथिलता से ही जो पुतली है पूर्ण रूप से फैलती और सिकुड़ती है। जब पूर्ण रूप से सिकुड़ेगी या फैलेगी वो सब परितारका का रोल रहता है उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर आप क्या देख पाते हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर कमेंट में आप देकर बताइए। चलिए मैं देखता हूं क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे। यस, बड़े सोच समझ के आंसर देना। क्या मैं अभी आंसर आपको दे दूं? मैं हिंट दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। जब नेत्र के गोलक का व्यास या नेत्र के गोलक का व्यास
जो होता है बच्चों, उसका गोलक का व्यास यदि बढ़ जाए, यदि वक्रता और गोल हो जाए तो उसके अंदर निकट दृष्टि दोष होता है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो बेटा निकट दृष्टि दोष कहता है निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका कारण यह हुआ बच्चों कि हम निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके बच्चों, निकट की वस्तुओं को हम देख सकते हैं, क्योंकि जब गोलक गोल हो जाएगा तो यानी वक्रता का बढ़ जाना, और वक्रता बढ़ गया तो गोल हो जाएगा तो निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। जरा सोच के देखना कि इसका आंसर कैसे और किस प्रकार निकाला जाए। ओके बच्चों, यस, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर, नेत्र पटल का मतलब है रेटिना, नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है जानते हो? जहां प्रतिबिंब आंखों के अंदर बनता है वो कितने सेकंड तक आपकी आंखों पर बना रहता है। जैसे हम कोई पेन अपनी आंखों के सामने ले रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, यदि हम आपको देख रहे हैं और आपको देखते हैं और आप देखने के बाद हट जाता है, यदि कोई वस्तु को हटा दिया जाए तो 1/10 सेकंड यानी 1 सेकंड के 10वें भाग तक उसको रोका जा सकता है। यानी वो प्रतिबिंब हमें 1/10 सेकंड तक हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देगा, केवल इतने समय के लिए हमें दिखाई देगा। 1/10 सेकंड यानी 1 सेकंड का 10वां भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका नजदीक ही आ चुका है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या आप जानते हैं दृष्टि निर्बंध सिद्धांत क्या होता है? ओके बच्चों, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत मैं बताना चाहूं तो अभी बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद दें। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है बच्चों चलचित्र प्रक्षेपण में। किस में किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसके बारे में। चलचित्रण का मतलब होता है जब कोई चित्र हमारी आंखों पर बनता है, और इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि यदि कोई प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है और यदि वस्तु को हटा लिया जाए तो 1/10 सेकंड के लिए रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि 1/10 सेकंड के लिए रुकना ही दृष्टि निर्बंध सिद्धांत कहलाता है। ओके बच्चों, और आपका पहला प्रश्न का आंसर मिल चुका है आपका इसका चलचित्र प्रक्षेपण। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे, यस बिल्कुल, कॉर्निया के पीछे मेरे हिसाब से ऑप्शन, ये रिपीटेड ऑप्शन है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। कॉर्निया के पीछे जो होता है वो है आपकी परितारिका। कौन है? परितारिका, जिसे हम आइरस कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है? परितारिका बच्चों, आइरस। ओके बच्चों, अगला प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है आपका, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। यह कल का क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप कमेंट देके बताएंगे? चलिए कमेंट देके बताइए, और इसमें बताइए, इस कमेंट को बताइए कि इसमें जो समंजन क्षमता घट जाती है तो उसमें कौन सा दोष होता है। चलिए बताइए, कमेंट देके बताइए, नहीं आएगा तो मैं खुद बताऊंगा। चलिए इसी के साथ हमारी एसएस एकेडमी को फॉलो करें बच्चों, एसएस एकेडमी को फॉलो करें, शेयर करें, और आप अपना प्रेम हमें दें, जिससे हम और मेहनत करके हम अपना वक्त आपको दे सकें, और हम अपने वक्त देकर हम जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का प्रेम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा टारगेट केवल इतना ही नहीं है कि मैं ऑब्जेक्ट सीरीज कराऊं, मेरा टारगेट हमेशा की तरह है कि मैं अपने क्षेत्र में हमारे बच्चा टॉपर निकले। और मैं जहाँ से भी देख रहा है बच्चा, मैं बता दे रहा हूँ कि जो मैं सीरीज कराऊंगा मैं पढ़ाता हूँ मगर स्मार्ट प्लानिंग के साथ, क्योंकि आप मेहनत भी ऐसे करो कि सफलता शोर मचा दे। ओके बच्चों, जय हिंद,